सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी योद्धा बैच के 52वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी योद्धा बैच का 51वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने सेट नंबर 66 के जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे उसकी चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सेट नंबर 66 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आज का जो हम लोग का सेट है वो है सेट नंबर 67 और सेट नंबर 67 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे अभी महापर्व छठ के शुभ अवसर पर महाछूट आप सबों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जो कि आपका 26 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। और मेरे मित्र, अगर आप आलोक सर से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं साइंस का, 199 में जुड़ सकते हैं। मिशन 2025 बैच में जुड़ना चाहते हैं जहां पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन और साथ में साइंस फाउंडेशन की वीओडी उपलब्ध कराई जाती है, 199 में जुड़ सकते हैं। ट्रेड पढ़ना है 199 में जुड़ सकते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है आप 199 में जुड़ सकते हैं। बिहार एग्जाम की तैयारी करनी है 199 में जुड़ सकते हैं। मतलब कोई भी बैच है वो सब के सब क्या है सर, 199 में इनरोल है और आप अपने आवश्यकता अनुसार हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा मौका है, ध्यान रखिएगा। बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये सभी बैच कहां मिलेंगे आपको? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेंगे। मेरे मित्र, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल जो आपका पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई डैश जूल के बराबर होती है। अब ध्यान दो, यहां पे विद्युत ऊर्जा की बात करी जा रही है और विद्युत ऊर्जा के कॉमर्शियल यूनिट की बात की जा रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा के कॉमर्शियल यूनिट की बात करेंगे, यानी कि विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक इकाई की बात करेंगे, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर बीओटी के अनुसार, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अनुसार हम लोग क्या लेते हैं? आप कहते हैं KWH लेते हैं, किलोवाट घंटा लेते हैं। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि एक KWH में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और मेरे मित्र ये जो आपका एक KWH है ये किसके बराबर होता है? एक यूनिट के बराबर होता है, यानी कि एक यूनिट इक्वल टू एक KWH और एक KWH इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आप कह सकते हो। तो भाई मेरे जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखना कि अगर आपसे यहां पे सवाल ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछ दे कि विद्युत ऊर्जा के एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होगा। याद रखना कि हमारे घर में आपके यहाँ जो बिजली बिल आता है, तो बिजली बिल का रीडिंग किस में होता है सर? इसी KWH में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोट। और बोट का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहरहाल मेरे मित्र, जो अगला सवाल आप सबों से पूछा जा रहा है वो ये कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है? मतलब आपका इन चारों में से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें आपको केवल और केवल एक आध्यात्मिक तत्व मिलता है? याद रखना आप सभी कि जो सर वर्ग 14 है इसमें केवल और केवल एक आध्यात्मिक तत्व मिलता है। आप कहेंगे गुरुजी कैसे, हम कैसे समझेंगे? तो देखो चला, ये है आपका पीरियोडिक टेबल, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। और अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा वर्ग 14 है और इस वर्ग 14 में केवल और केवल कार्बन हमारा ऊपर में है। वर्ग 14 में कार्बन हमारा क्या है सर? दूसरे आवर्त में है यहां पर। और आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि इसके बाद के जो तत्व हैं वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है और क्या है? तो आप सभी कहेंगे Fl है। और मेरे मित्र सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु के अंतर्गत आता है। टीन आप कहेंगे धातु, सीसा धातु। तो आपका केवल और केवल एकमात्र आध्यात्मिक तत्व कौन सा है? कार्बन है। अगर आप यहीं पे बात करते हो वर्ग 15 में, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दो आध्यात्मिक तत्व दिख जाते हैं। आप वर्ग 16 की बात करते हो ऑक्सीजन और सल्फर। वर्ग 17 की बात करते हो तो आप कहते हो सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब क्या है? अधातु ही है। तो मेरे मित्र इस पीरियोडिक टेबल को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है।
इस पीरियोडिक टेबल को भी आप ध्यान में रखना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। बहरहाल जो आपका अगला सवाल है वो कह रहा है कि मासिक धर्म के दौरान क्या होता है। मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि मासिक धर्म जो फीमेल में हर मंथ होती है उस दौरान क्या होता है। एक अंडाशय से एक परिपक्व अंडा जारी किया जाता है, गर्भाशय स्तर सेड है, गर्भाशय की दीवार संवहनी बन जाती है, डिंब के निषेचन की विफलता। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र याद रखना कि मासिक धर्म में जो ब्लीडिंग होता है वो क्या होता है सर, गर्भाशय के दीवारों के टूटने फूटने से ब्लीडिंग होता है। क्या होता है सर इसमें कि जब मासिक धर्म स्टार्ट होने वाला होता है तो जो मतलब आप कह सकते हो गर्भाशय होती है उसकी जो दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, यानी कि गर्भाशय का स्तर जो होता है उस पर शेड आ जाता है, मोटी हो जाती है। और जब ओव्यूलेशन होता है और निषेचन नहीं हो पाता है तो मेरे मित्र क्या होता है कि वही दीवार टूट फूट करके ब्लड के रूप में, आइए आप कह सकते हो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बॉडी से बाहर आने लगता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अंडाशय से एक परिपक्व अंडा जारी करना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, ओव्यूलेशन कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, अंडो उत्सर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंडो उत्सर्ग बोला जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि डिंब के निषेचन की विफलता। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि डिंब के निषेचन की विफलता का मतलब यह हुआ कि स्पर्म और ओवम आपस में नहीं मिल पाया, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहां होगी, आप सभी कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में होगी। फैलोपियन ट्यूब किसका हिस्सा है, आप कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। मानवों में निषेचन कहां होता है, आप सभी कहेंगे कि सर फैलोपियन ट्यूब में होता है। और हम लोग इसको क्या कहेंगे कि मानवों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी हैं जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन सर बाहर होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मानवों में आप सभी कहेंगे आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि एड्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। एड्स आप सबों को मालूम है कि फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। किसके वजह से होता है एड्स, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी एचआईवी के चलते होता है, यानी कि एचआईवी वायरस के चलते होता है। एचआईवी वायरस के चलते एड्स की जांच के लिए आप सभी कहते हैं गुरुजी एलिसा टेस्ट की जाती है। अब ये एड्स जो आपका वायरस के चलते होता है, यानी कि विषाणु के चलते होता है, ये फैलता कैसे है। कहा जा रहा है कि इसमें से गलत कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है कि सिरिंज द्वारा दवा लेने हेतु उपयोग की जाने वाली सिरिंज को साझा करने से एक संक्रमित व्यक्ति से एक समान व्यक्ति में इस विषाणु का संक्रमण हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर किसी सर वैसे व्यक्ति का सिरिंज उपयोग में लाया जाए जो पहले से एड्स से पीड़ित है, तो आप कहेंगे सर वह सिरिंज से अगर दूसरा व्यक्ति को सुई दिया जाएगा तो वो जो दूसरा व्यक्ति को दिया गया है वो भी क्या हो जाएगा, एड्स से पीड़ित हो जाएगा। ध्यान देना कि यहाँ पे एड्स के संबंध में गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस विषाणु का संक्रमण एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी क्या कह सकते हैं कि सर असुरक्षित यौन संबंध से भी एड्स फैलता है। इस विषाणु का संक्रमण एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है। यह बात गलत है। हाथ मिलाने से, गला मिलने से एड्स नहीं फैलता है। एड्स जब भी फैलेगा तो कैसे, असुरक्षित यौन संक्रमण, किसी संक्रमित व्यक्ति को दिया गया सुई का किसी असंक्रमित व्यक्ति को सुई देना, उससे आपका एड्स फैलेगा। और साथ ही मेरे मित्र इस एड्स विषाणु का जो संक्रमण है वो स्तनपान के जरिए संक्रमित मां से शिशु में हो सकता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपका ए बी और डी स्टेटमेंट सही है, जबकि सी गलत है। और आपको गलत चुनना था तो राइट आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि एक लवण को पानी में घोला जाता है और इस लवण के विलयन का पीएच एक सार्वत्रिक सूचक पत्र से मापा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से मापा जाता है। यदि विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो लवण के डैश होने की सर्वाधिक संभावना है। मेरे मित्र विलयन का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अधिक है, मतलब विलयन क्षारीय है। अब सवाल यह है कि सर इस चारों ऑप्शन में कौन क्षारीय होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखो कि यहाँ जो NH4Cl की बात करी जा रही है इसको अमोनियम क्लोराइड नौसादर पढ़ते हैं और इसकी प्रकृति कैसी होती है सर, अम्लीय होती है। और NH4Cl क्या है, आप सभी याद रखना, अम्लीय लवण है। क्या है, अम्लीय लवण है। जबकि मेरे मित्र Na2SO4 जो है, Na2SO4 जो है ये क्या है, आप सभी ध्यान रखेंगे कि सर ये जो Na2SO4 है यानी कि सोडियम सल्फेट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट यानी कि उदासीन लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन लवण कहते हैं। और मेरे मित्र ये उदासीन लवण किसके कारण बनेगा, आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में अभिक्रिया करेगा तब मेरा उदासीन लवण बनेगा। तो क्या सोडियम सल्फेट के निर्माण में सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है, बिल्कुल।
मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है तब ये क्या बना लेता है सर Na2SO4 प्लस H2O बना लेता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, न्यूट्रल साल्ट, उदासीन लवण बनाएगा। मेरे मित्र इसी तरीके से ये जो KCl है पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है आपका उदासीन लवण है, उदासीन लवण है। यहां पे भी अभिक्रिया किसके बीच होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि ये जो K2CO3 है यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, क्षारीय लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय लवण। और जो क्षारीय लवण होगा उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उदासीन लवण का पीएच वैल्यू 7 होगा और अम्लीय लवण का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। ये चीज ध्यान में रखना कि अम्लीय लवण का पीएच वैल्यू 7 से कम, उदासीन लवण का पीएच वैल्यू 7 और मेरे मित्र क्षारीय लवण का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। याद रखना यहां पे कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करी गई है तो आप सभी याद रखेंगे कि यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर, यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखना शुद्ध हिंदी में सार्वत्रिक अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, सार्वत्रिक अम्ल क्षार सूचक। अब मेरे मित्र ये जो सार्वत्रिक अम्ल क्षार सूचक होता है ये क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे कि कई सूचकों का मिश्रण होता है, कई सूचकों का मिश्रण होता है, कई सूचकों का मिश्रण होता है। और मेरे मित्र ये क्या करता है तो आप सभी याद रखना कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए, अलग अलग पीएच मान के लिए, अलग अलग पीएच मान के लिए अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। क्या करता है, अलग अलग पीएच मान के लिए अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कैसे, ये बात हम कैसे समझेंगे कि जो यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर है वो अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग जो रंग है वो प्रदर्शित करेगा। तो सवाल पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है क्या कि सर यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर में कोई भी पदार्थ अत्यधिक अम्लीय है उसका रंग किस तरह का होगा। तो आप सभी याद रखेंगे कि यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर में अगर कोई पदार्थ अत्यधिक अम्लीय है तो उसका जो रंग होगा एसिड बेस इंडिकेटर में कैसा, गहरा लाल रंग। मेरे मित्र याद रखना कि इस यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर में यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर, यूनिवर्सल एसिड बेस सूचक में, यूनिवर्सल एसिड बेस सूचक में गहरा लाल रंग अत्यधिक अम्लीयता को बताता है। किसको बताता है, अत्यधिक अम्लीयता को बताता है, याद रखिएगा अत्यधिक अम्लीय बताता है। और चला जी इसी यूनिवर्सल एसिड बेस सॉल्ट में, सॉरी एसिड बेस इंडिकेटर में जो नीला रंग होगा, जो गहरा नीला रंग होगा वो किसको बताएगा, आप सभी कहेंगे अत्यधिक क्षारीय को बताता है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर में नीला रंग निम्न में से किसका सूचक होता है, आप कहेंगे सर अत्यधिक क्षारीय का सूचक होता है, जबकि गहरा लाल रंग आप कहेंगे अत्यधिक अम्लीय का सूचक होता है। यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, आप कहेंगे कई सूचकों का मिश्रण होता है। ये सर कैसे बताता है पीएच वैल्यू, तो आप कहते हैं अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। अगला सवाल देखिए चिल्ला जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपसे न बनेगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक परपोषी जीव है, वैसा जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर हो। क्या कहिएगा कि गुरुजी घास हो गया, नीम का पेड़ हो गया, शैवाल हो गया, ये सब स्वपोषी हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद तैयार कर लेंगे। और जितने भी पेड़ पौधा आप देख रहे हैं चाहे छोटा से लेकर के बड़ा तक, उनको छोड़ के बाकी सब परपोषी है। क्यों, क्योंकि हम और आप या फिर कोई भी अन्य जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड होता है सर, पेड़ पौधा स्वपोषी पे डिपेंड होता है। तो मेरे मित्र सही आंसर आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाघ जो है वो क्या होगा, परपोषी होगा। अब ध्यान दो कि बाघ तो घास फूस खाएगा नहीं सर जी, मांसाहारी है, तो मेरे मित्र ये क्या खाएगा, हिरन को खाएगा। अब हिरन क्या खाएगा, तो घास फूस खाएगा। तो बाघ के भोजन के लिए घास फूस का तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिरन खाएगा, बड़ा होगा, ग्रो करेगा, तब ना शरीर में मांस आएगा और तब उसको शेर या बाघ क्या करेगा, मार के सर अपना पेट भर लेगा। तो मेरे मित्र जितने भी जीव हैं
वे सब के सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर होते हैं? आप कहेंगे पेड़ पौधे पे। इसीलिए जीव को हम लोग परपोषी यानी कि आप कह सकते हो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखते हैं, जबकि पेड़ पौधा, घास, नीम का पेड़, शैवाल, ये सब आप कहेंगे सर स्वपोषी के अंतर्गत आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि डैश के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रकाश का अवशोषित होना, मान लो कि ये हमारा कोई कण है और इस पे प्रकाश की किरण पड़ रही है, ये हमारा कोई कण है और इस पे प्रकाश की किरण पड़ रही है, तो आप कहेंगे चारों तरफ ये बिखर जाएगा, चारों तरफ बिखरेगा। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? सर जी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखना कि निलंबन में भी आपको प्रकीर्णन देखने को मिलता है और कोलाइडल तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता ही करता है, लेकिन विलयन आप कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित नहीं करता है। मेरे मित्र प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? कुछ मुड़ जाती है और प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का श्वेत प्रकाश का 7 रंग में टूट जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। परावर्तन सर प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। और हम और आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं किस वजह से? प्रकाश के परावर्तन के घटना के वजह से। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइएगा कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक के बीच इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं, कार्बन कार्बन द्विअबंध और 3 अबंध दोनों होते हैं, इनमें केवल कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं, केवल कार्बन कार्बन त्रिबंध होते हैं। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे यानी कि कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो ये बात परम सत्य है। ये बात क्या है? परम सत्य है कि ये 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? तो सर जी एक होगा संतृप्त कार्बनिक यौगिक और दूसरा कौन सा होगा? आप सभी कहेंगे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब मेरे मित्र जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में चला डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा। अगर हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक की चर्चा करें तो आप सभी उदाहरण के रूप में एल्केन को लिख सकते हैं। सर असंतृप्त की बात करें तो डबल बॉन्ड किस में होगा? एल्कीन में होगा। और ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी एल्काइन में होगा। तो लीजिए आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आप कहेंगे सर इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है। अगर हम यहीं पे चला जी क्वेश्चन बदल दें तो आप सभी क्या कहिएगा? अगर हम आपसे सवाल ये कह दें कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ध्यान देना असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी तब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता जब यहां असंतृप्त लिखा हुआ रहता। क्यों? क्योंकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे। याद रखना कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक कम अभिक्रियाशील होता है जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। यह भी ध्यान में रखेंगे, कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक प्रोटॉन नीचे की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके पूर्व की ओर बढ़ता है, प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की दिशा होगी। नहीं बनेगा। बहुत सारे मित्र तो हताश हो गए होंगे कि यहाँ पे चुंबक क्षेत्र में प्रोटॉन कैसे घुस गया। मेरे मित्र आप सभी समझो, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक प्रोटॉन नीचे की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है सर? नीचे की ओर है। तो मान लो चला कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है, मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है। अब यहां पे ध्यान दो कि ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है हम ये नीचे इस तरह से दर्शा दें और फिर यहां पे भी कुछ ले लें। 1 मिनट, यहां पे भी हम ले लें। आप सभी कहेंगे बिल्कुल ले लीजिए। ये भी हमारा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? नीचे की ओर होगी। अब क्या रहा है कि सर एक प्रोटॉन इसमें इंटर करता है और किधर बढ़ रहा है? पूरब की ओर बढ़ रहा है। तो मान लो कि ये आपका प्रोटॉन है और ये पूरब की ओर बढ़ रहा है। ये प्रोटॉन है और ये पूरब की ओर बढ़ रहा है। तो आपसे कह रहा है कि प्रोटॉन पर कार्य करने वाला बल की दिशा क्या होगी? प्रोटॉन पर कार्य करने वाला बल की दिशा क्या होगी? अब देखो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब प्रोटॉन क्या है? आवेशित। प्रोटॉन क्या है? आप सभी कहेंगे आवेशित। तो चार्ज है, तो हम इसको धारा की दिशा मान लें। आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। तो मेरे मित्र आप हमें यह बताइए कि जो बल की दिशा है किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए किसी धारावाही चालक पर जो बल लगता है इसको हम कैसे पता करते हैं? मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है
कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक के ऊपर जो बल लगता है उसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अंगूठा चालक के गति की दिशा को बताएगा, ठीक है। अंगूठा जो है वो किसको अंगूठा चालक की गति की दिशा को नहीं बताएगा। लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, इसमें गति नहीं होगा चिल्ला, ठीक है। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। जो अंगूठा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में वो क्या होगा? तो सर बल की दिशा को बताएगा। और ये जो तर्जनी है ये किसको बताएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तर्जनी किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और ये जो मध्यमा है ये किसको बताएगा? आप कहेंगे सर धारा की दिशा को बताएगा। तो मेरे मित्र अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यहां पे इस्तेमाल करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो मध्यमा है ये धारा की दिशा यानी कि प्रोटॉन की दिशा किसके किसके तरफ होगी? आप सभी कहेंगे सर पूरब की तरफ होगी। प्रोटॉन की दिशा, धारा की दिशा किधर है? प्रोटॉन की तरफ। अब ध्यान देना कि यहां पे ये अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा है? आप सभी कहेंगे सर ऊपर की ओर, जो कि क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी ऊपर नॉर्थ होता है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। तो जो कहा जा रहा है कि प्रोटॉन पर कार्य करने वाला बल की दिशा होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर उत्तर की ओर होगी। प्रोटॉन पर कार्य करने वाला बल की दिशा क्या होगी? आप सभी कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उत्तर की ओर होगी, यानी कि नॉर्थ की ओर होगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करते हैं। बिल्कुल, आप सबों को मालूम है कि जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है, पोषी स्तर है, वो कुछ इस तरीके का है। मेरे मित्र प्रथम पोषी स्तर पर कौन आते हैं? आप सभी कहते हैं उत्पादक आते हैं। इसके बाद आप सभी कहते हैं कि सर इसके बाद जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और फिर आप सभी कहेंगे सर ऊपर डिकम्पोजर आ जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखो कि जैसे जैसे उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता की ओर जो आपका पोषण है वो बढ़ता है, तो इसमें से बहुत सारी ऊर्जा ऐसी होती है जो उष्मा के रूप में पर्यावरण में क्षय हो जाता है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर को क्या मिलता है? केवल और केवल सर 10% ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक पोषी स्तर को केवल और केवल 10% ऊर्जा मिलती है। किससे? उत्पादक स्तर से अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो मेरे मित्र जो कहा जा रहा है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है, यह बात बिल्कुल सही है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यह भी बात सही है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? शाकाहारी, क्योंकि उत्पादक तो पेड़ पौधा ना होगा। उत्पादक क्या होगा? पेड़ पौधा। तो जो हिरन है, बकरी है, वो किसको खाएगा? पेड़ पौधा को खाएगा। तो मेरे मित्र अगर हिरन और बकरी पेड़ पौधा को खाया तो पेड़ पौधा से उसको ऊर्जा मिली, तो क्या वो ऊर्जा फिर से पेड़ पौधा में रिटर्न आ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सरपोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है, बिल्कुल सही है। चौथा है कि हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे ऐसा क्या है? तो मेरे मित्र जो सूर्य प्रकाश हरे पौधे को मिलती है, उस सूर्य प्रकाश का टोटल 100% एनर्जी में से मात्र 1% एनर्जी को हरा पौधा क्या करता है? सर ग्लूकोज में बदल पाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल पाता है। मतलब यह हुआ कि सौर ऊर्जा का मात्र 1% हरा पौधा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और यहां पे 10% कह रहा है। तो बताइए गलत है कि सही? आप कहिए गुरुजी गलत है। सही क्या होता? हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा से लगभग 1% को अवशोषित करता है, यह बात सही होता। 10% कह रहे हैं तो गलत हो गया, और हमको क्या करना था? गलत कथन चूज करना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताओ हो रहा है क्विक रिवीजन? और आप लोग यार सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते हो। एक बार आप जबरदस्त तरीके से इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लिए हम पूरी तत्परता से यहां खड़े हुए हैं। और मेरे मित्र जब तक आपका साथ नहीं होगा तो फिर आपका विकास कैसे होगा? इसीलिए सबका साथ सबका विकास, तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहरहाल अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और डैश तक रहती है। मेरे मित्र बेसिकली इसको टीनेजर के नाम से जानते हैं, 13 to 19। तो 18 या 19 वर्ष की आयु तक जो है वो किशोरावस्था यानी कि जो एडोलसेंस का उम्र होता है वो रहता है, ठीक है।
अब ध्यान देना कि किशोरावस्था, एडोलसेंस और टीनेज, तो किशोरावस्था यानी कि किशोर की जो अवस्था होती है वो 11 से ही स्टार्ट हो जाती है, और फिर आप जब 18 से आगे बढ़ते हो तो यौवना आरंभ शुरू हो जाता है। तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि सर टीनेजर जो है वो 13 से 19 होता है, टीनेजर पूछेगा तो 13 से 19 वर्ष। किशोरावस्था 11 से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक की आयु तक रहता है, एडोलसेंस का ये एज होता है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहले ये बताओ कि आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता का मतलब क्या हुआ। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने कई बार बताया है कि कोई भी आयनिक यौगिक होगा तो वो अपने गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेगा। बिल्कुल परफेक्ट है। चला, ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी आयनिक यौगिक जो होगा वो अपने गलित अवस्था में क्या करेगा सर, विद्युत का चालन करेगा, और अपने ठोस अवस्था में वो कभी भी विद्युत का चालन नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आयनिक यौगिक में तो आयन मौजूद होता है, और आयन तभी विद्युत धारा का प्रवाह करेगा जब वो सर क्या हो, जलीय अवस्था में हो या द्रव की अवस्था में हो। मेरे मित्र अब आओ ऑप्शन पे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये बात गलत है, ये केवल गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेगा, ठोस अवस्था में कभी नहीं करेगा। दूसरा है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं। बिल्कुल सही है मेरे मित्र, बिल्कुल सही है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे सर, ठोस अवस्था में नहीं करेंगे। आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, गलत है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ना, एकदम ही तो घिना ही दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चला आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लो कर लो बात, लो कर लो बात। क्या कहिएगा कि सर ये हमारा गोलीय दर्पण है पी, एफ और सी, पी, एफ और सी, ये हमारा मुख्य फोकस, ये हमारा आप कहेंगे सर वक्रता केंद्र। तो ये जो P है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और ये जो C है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और मेरे मित्र ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या। हम लोग पीसी को क्या कहते हैं? आर। और ये आर क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये आर वक्रता त्रिज्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र और अनंत, बिल्कुल नहीं। वक्रता केंद्र और ध्रुव, बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, गलत। ध्रुव और मुख्य फोकस, गलत होगा। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? याद रखना, फोकस दूरी कहलाएगी। अब एक बात आप सभी याद रखेंगे कि फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखना है ना, ये बात नहीं याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। हाँ, आप में से कई सारे छात्र कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप, नहीं होता है तो फिर वक्रता त्रिज्या क्यों कहते हैं? इसीलिए मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है ना। देखो यही हमारा खोखला गोला है। अब एक हम क्या करें सर, आधा पार्ट को ऊपर से ऐसे कर दे रहे हैं, नीचे से ऐसे कर दे रहे हैं, तो देखो दूगो दर्पण मिल गया। एक हम इधर से रसदित कर दे रहे हैं, तो आप कहेंगे ये तो आप अवतल दर्पण बना दिए, बिल्कुल। अब इसको हम अंदर से कर दे रहे हैं रसदित, आप कहेंगे सर ये उत्तल दर्पण बना दिए, बिल्कुल। अब मेरे मित्र इस गोले का कोई केंद्र भी तो होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। मेरे मित्र इस केंद्र से इसके परिधि पे लंब डालेंगे तो आप कहिएगा गुरुजी ये त्रिज्या हो गया, आर हो गया। अब आप गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बारे में क्या कहते हो कि गुरुजी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसकी वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो मेरे मित्र गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो उस खोखले गोले की वक्रता त्रिज्या है जिसका वो गोलीय दर्पण हिस्सा है, पार्ट है। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो हमारा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ये गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। नोट करके लिख लो, कहीं पे कोई ज्यादा तेज बने तो फंसा देना। क्या आप सभी कहना कि ये बताओ कि वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का भाग है या नहीं? तो आप सभी कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का भाग, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है, गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। और मेरे मित्र ये सब लाइन आपको केवल एनसीईआरटी में मिलेगी और इसीलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना बेहद जरूरी है। अभी द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे आप सबों को मालूम है कि 28 अक्टूबर तक जितने भी बैचेज हैं
उसको आप मात्र 199 में इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन लाइन वाला डिस्कशन नहीं इनरोल हुए हैं तो मेरे मित्र आप ये गलती कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद से मार रहे हैं। द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे जाइए सर, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप को डाउनलोड कीजिए और किसी भी तरह के समस्या के लिए मैंने शुरुआत में ही आपको इंक्वायरी नंबर दे दिया है, आप कॉल कीजिए और उसमें जरूर इनरोल होइए ताकि जो भी सवाल पूछे जाए उस पर अधिकार केवल और केवल आपका हो। और मेरे मित्र जब बात आपकी आएगी, जब बात आपके सफलता की आएगी तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है, ये बात ध्यान में रखना। बहरहाल हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर और कह रहा है कि कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा अभिकथन दिए गए कथनों की सही व्याख्या करता है। मेरे मित्र सवाल यह है कि कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अत्यधिक श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी इसके पीछे का कारण यही है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या भी ज्यादा कार्बन के श्रृंखलन गुण के चलते ही है। श्रृंखलन गुण का मतलब क्या हुआ कि कार्बन का अपने ही परमाणु के साथ आपस में जुड़ करके चैन बना लेना। अब ये काम तो सिलिकॉन भी करता है, लेकिन समस्या क्या है कि जो सर कार्बन का परमाणु आकार होता है वो छोटा होता है और साथ ही कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बहुत प्रबल होता है। इसीलिए मेरे मित्र इसके जो आबंध वाले यौगिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं। दैट्स व्हाई आपको कार्बनिक यौगिकों की संख्या ज्यादा मिलती है। लेकिन सिलिकॉन के साथ क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है सर, दुर्बल होता है। तो सर यहां पे आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से सही व्याख्या चुनना है। तो पहला है कि सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के बड़े आकार के कारण ना, कार्बन के बड़े आकार कहियो नहीं कहेंगे, कार्बन के छोटे आकार और प्रबल आकर्षण बल आप ये कहेंगे। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण और कार्बन कार्बन बंध एसआई बंध से दुर्बल होता है। ना 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 ना, कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होगा, दुर्बल तो होगा ही नहीं। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां कहा जा रहा है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के बड़े आकार। आप कहेंगे कार्बन का बड़ा आकार नहीं होगा, छोटा आकार होगा। और ये चीज हम कोनो आज पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे सर आप अभी ये आपका जो सेट है वो सेट नंबर 67 है और इससे पीछे आपने 66 सेट कर लिया है, और आप कहेंगे कि गुरुजी वहां पे तो हमें भरपूर मात्रा में कंसेप्ट सीखने को मिला है। आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को कि क्या कह रहा है कि यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे बड़ा बुर्बक क्वेश्चन है गुरुजी, 20 सेंटीमीटर पर वस्तु को रख दिया है, हमसे पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता, जबकि हमको मालूम है कि लेंस कोई भी हो क्षमता तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही होगा। याद रखना, ये लाइन नोट करके लिख लो कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, चाहे अवतल हो भैया या उत्तल, अवतल हो या उत्तल। अब आप ये बताओ कि जब लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है तो क्या आप यहां से मेरे मित्र जो 20 सेंटीमीटर वस्तु दूरी दी गई है इससे आप फोकस दूरी नहीं निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे निकलेगा, आप ही निकालिए। मेरे मित्र आसानी से निकल जाएगा। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो कि अभिसारी लेंस कह रहा है भैया, अभिसारी लेंस कौन लेंस है ये बताओ तो, अभिसारी लेंस कौन लेंस है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। अब ध्यान दीजिए कि अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है वस्तु को, है ना। देखो यही हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये क्या होगा 2f1, ये f2 और इधर क्या होगा आप कहेंगे 2f2। चला जी, अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की जब दूरी पर जब वस्तु को रखा जा रहा है तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का है। क्या कहिएगा कि उत्तल लेंस वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब तभी बनाएगा जब वस्तु 2f1 पे हो, तो प्रतिबिंब हमारा 2f2 पर बनेगा और ये समान आकार का होगा। और ये जो 2f1 है ये फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे है। मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो हमारा वस्तु दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इसका आधा तो हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। लो ना, आप सभी लो यहाँ पे फोकस दूरी उत्तल लेंस का f2 को मानते हैं, तो f इक्वल टू कितना, आप सभी कहेंगे कि सर जब प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा तो इसका आधा आप सभी कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर होगा।
तो जब आपको फोकस दूरी चला जी 10 सेंटीमीटर निकल गया है तो आप कहेंगे चूंकि P इक्वल टू 1/f होता है। बस याद रखना आप सभी कि चूंकि P इक्वल टू 100 बटा जब फोकस दूरी हमारा क्या हो सेंटीमीटर में, तो 100 बटा क्या हो जाएगा सर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या हो गया। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी क्षमता 10 डायोप्टर होगा। अब याद रखना कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी धनात्मक, तो इसकी जो क्षमता है वो भी क्या होगी, आप कहेंगे +10 डायोप्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो लेंस की क्षमता का धनात्मकता और ऋणात्मकता होता है वो लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। अगर उत्तल लेंस है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब हम समान श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, फेफड़ों में हवा की एक अपशिष्ट मात्रा बनी रहती है। मेरे मित्र इस सवाल को मैंने इससे पीछे भी कई बार बताया है और मैं इस सवाल का आंसर आप सबों से जानना चाहूंगा, होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक अवक्षेपित होता है। लेड आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे फंसते हुए नजर आएंगे, वो सोचेंगे कि गुरुजी यहाँ पे लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा जा रहा है और इससे पहले तो हम लोग पढ़ते थे कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये कैसे संभव है। संभव है, संभव है। और याद रखना अवक्षेप हमारा लेड आयोडाइड ही होगा। कैसे, तो देखो जरा सा कि लेड नाइट्रेट की बात की जा रही है तो PbNO3 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या बना लेगा भाई साहब, PbI2 लेड आयोडाइड और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बना लेगा। और ये जो PbI2 बनेगा ये क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। तो आपसे जो सवाल पूछ रहा है कि जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक अवक्षेपित होता है, आप सभी कहेंगे लेड आयोडाइड अवक्षेपित होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और दो भिन्न गैसें उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। नहीं बनेगा, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी 1 शॉर्ट में ये रिएक्शन लिखा था कि इसको समझ लेना। अगर आप में से कोई भी छात्र नहीं देखे हैं तो मेरे मित्र मैं उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी 1 शॉर्ट पूरा चैप्टर को मैंने सर 30 मिनट में कंप्लीट कराया है और जितने भी रिएक्शन और इक्वेशन मैंने लिखे हैं बस उसको कंठागर कर लेना। आपके एग्जाम में अगर सवाल बनेंगे तो वहीं से बनेंगे। क्या कहोगे कि गुरुजी फेरस सल्फेट की बात करी जा रही है, FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। और हमसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और दो भिन्न गैसें उत्पन्न होती है। तो ठोस उत्पाद Fe2O3, दो भिन्न गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस का चयन कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द राइट आंसर। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मेरे मित्र किसी सोलिनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो सोलिनॉइड के अक्ष के समांतर और एक समान होती है, प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। तो यहां पे कह रहा है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के अक्ष के अभिलंबवत, धारा की दिशा के समांतर, परिनालिका के अक्ष के समांतर, परिनालिका के व्यास के समांतर। पहला चीज तो ये देखो कि अगर हम परिनालिका बना रहे हैं तो हमें एक मृदु लोहा चाहिए होगा, मृदु लोहे का कोर चाहिए होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कहते हैं। इसके ऊपर में हम लोग क्या कहते हैं सर, कॉपर का वायर लपेट देते हैं। अब मेरे मित्र जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है सर, एक दूसरे के समांतर और सभी बिंदु पर क्या होता है सर, समान होता है। तो कहा जा रहा है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है, आप कहेंगे परिनालिका अक्ष के समांतर। सवाल पूछा जाता है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, आप कहेंगे सर सभी बिंदु पर एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगला 21 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। पहला है सल्की उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक, ग्रंथिल उपकला उत्तक।
क्या कहोगे आप सभी कहोगे कि गुरुजी सल्की उपकला उत्तक के बारे में आपने बताया है कि ये शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक है। स्तंभाकार उपकला उत्तक आपको सर श्वास नली में देखने को मिलता है या श्वसन तंत्र में देखने को मिल सकता है, और स्पेशली जब आप कहते हो श्रवण और अवशोषण वाला जगह होता है तो वहां पे। ग्रंथिल उपकला उत्तक आप कहेंगे सर ये ग्रंथिल कोशिकाओं का निर्माण करता है, और यही वृक्क नलिका और कहां मिलेगा, आप सभी कहेंगे लार ग्रंथि में मिलेगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि घनाकार उपकला उत्तक भी है और ग्रंथिल उपकला उत्तक भी है, तो यहाँ पे मामला फंस जाएगा, क्योंकि ग्रंथिल उपकला उत्तक ही ग्लैंडुलर एपिथेलियल घनाकार उपकला उत्तक ही परिपक्व होकर के क्या करता है सर, आपका जो ग्रंथिल उपकला उत्तक है या ग्रंथि है उसका निर्माण करता है, इसलिए घनाकार उपकला उत्तक को ग्रंथिल उपकला उत्तक भी कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे ज्यादा उपयुक्त। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल उष्मा उत्पन्न होता है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे आर हमारा 10 ओम है, आर 10 ओम है, और साथ ही साथ टी जो है वो 5 सेकंड है, और एच जो है वो 200 जूल है। अब हम सबों को मालूम है कि एच इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। एच 200 है, वोल्टेज आपको निकालना है विभवांतर वी स्क्वायर, आर कितना है आप सभी कहेंगे 10 ओम इंटू टी 5 सेकंड। चला आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी ये हमारा 200 इक्वल टू 5v स्क्वायर, 5v स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। आप कहिएगा कि सर जी यहाँ पे हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 400 इक्वल टू वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 400, और कितना आएगा आप सभी कहेंगे 20। राइट आंसर हमारा 20 वोल्ट हो जाएगा, राइट आंसर 20 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है, नहीं बनेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो नियोन है ये तो अक्रिय गैस तत्व है। नियोन क्या है, अक्रिय गैस तत्व। जर्मेनियम को हम लोग उपधातु के श्रेणी में रखते हैं। ब्रोमीन आप सभी कहेंगे ये वैसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। तो आपका एकमात्र धातु कौन बच रहा है, सोडियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपके आज के इस सेशन में टोटल 23 सवाल थे, और मेरे मित्र आप सभी ने इन सभी सवालों को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा मिल जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।